दोस्तों, स्वागत है आपका मासू एकेडमी सोलन में। तो मासू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हमने 3 मॉक टेस्ट डाल रखे हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 4 है। तो आज संडे है, जैसे हमने कमिटमेंट करी है कि मासू एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल पे है वो सैटरडे और संडे को आपको फुल मॉक टेस्ट की लेंथ मिलने वाली है। इसमें पूरे 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें जो जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये सभी ट्रेड जैसे WMP और ट्रेडमैन 8th पास, 10th पास और जो अग्निवीर GD है उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो आपने ये बताना है जो भारत का 29वां राज्य है वो कौन सा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब हमने यहाँ पे बात 29वें राज्य की करी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि राज्य तो वर्तमान में 28 है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो यहाँ पे 29वां राज्य भारत का है 4 ऑप्शन में से वो कौन सा बना? तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जो भारत का 29वां राज्य है वो तेलंगाना बना था। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य है। ये आपने कंसेप्ट क्लियर रखना है कि जो वर्तमान में है वो भारत में 28 राज्य है। इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप सभी को पता है वर्तमान में 28 राज्य है। तो तेलंगाना 29वां राज्य बना था। और अगर ये बात करें कि तेलंगाना 29वां राज्य बना कब, तो ये बात है 2 जून 2014 की। 2 जून 2014 के अंदर जो तेलंगाना है वो भारत का 29वां राज्य बना था। उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर, तो वहां से 29 से वापस कितने हो गए? 28 हो गए। इस बात का आपने ध्यान देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में कौन मुख्य चुनाव आयुक्त है? सुशील चंद्र, ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार या सुनील अरोड़ा। तो जो वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्तमान में है। और अगर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम की बात करें कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। ये आपने ध्यान देना है, सुकुमार सेन। ये काफी बार पूछा गया है। तो भारत के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए भारत के पहले, वो सुकुमार सेन हो गए। और जो वर्तमान में है वो ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कल्पक्कम में, रावतभाटा, तारापुर या यहाँ पे आ जाएगा काकरपारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो तारापुर ऑप्शन सी में दिया गया है, तारापुर। और ये है कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर, MH महाराष्ट्र के अंदर ये आपको मिलेगा। कौन सा? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर। और बना कब था ये भी आपने ध्यान देना है, 1969 में ये बना था भारत का पहला परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न, खेल मंत्रालय को और किस नाम से जाना जाता है? जो खेल मंत्रालय है, 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है कि किस नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय इसका नाम होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी या लता मंगेशकर। तो भारत की जो पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित करा गया था वो इंदिरा गांधी थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर ये पूछा जाए कि इनको कब मिला था, तो जो भारत रत्न है वो उनको 1971 में मिला था, यानी 1971 में इन्हें सम्मानित करा गया था। ये भारत के पहले महिला PM थे, ये भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? यानी जो हमारा रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक यानी RBI, तो RBI में जो मौद्रिक नीति है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 मेंबर, ऑप्शन बी, 6 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? काजीरंगा, रणथंभौर, गिर या कॉर्बेट। तो जो भारत का
पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो सबसे पहले तो इसका जो नाम है वो हेली नेशनल पार्क था और ये 1936 में बना था। ये नैनीताल जो झील भी आपने सुनी है उसके निकट ही आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र कौन सा है? यानी अगर हम लोकेशन की बात करें तो थोड़ा सा आप यहाँ पे मैप में देख ले, तो अगर मैप की बात करें, मैप कुछ इस हिसाब से होगा तो आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है मैप के मामले में। ये हमारा क्या आ जाएगा, पूरब आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। तो इन्होंने पूछा क्या है कि पश्चिमोत्तर इसमें से कौन सा है, हमारे पास राज्य पश्चिमोत्तर कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गुजरात। अगर गुजरात की बात करें तो ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो पश्चिमी राज्य जो यहाँ पे है वो गुजरात है। और गुजरात में जो हमारा पूर्व पश्चिम मतलब सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? तो आपने सुना होगा गुहार मोती। तो आपने ध्यान देना कौन सा है, गुहार मोती। ये हमारा क्या है, पश्चिमोत्तर पॉइंट है, पश्चिमोत्तर बिंदु है। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने 2021 में कौन सा स्थल विश्व धरोहर घोषित किया? रामप्पा मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ताजमहल या हम्पी? तो यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो एक प्रसिद्ध स्थल घोषित करती है, तो इसमें से ये पूछा गया था कि जो 2021 में है वो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा स्थल था जो विश्व धरोहर के रूप में शामिल हुआ था? तो ये है रामप्पा मंदिर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। और रामप्पा मंदिर है कहाँ पे? तो ये भी आपने ध्यान देना, तेलंगाना के अंदर ये अवस्थित है। तो तेलंगाना इसका आंसर होगा कि जो रामप्पा मंदिर है वो कहाँ पे है, तेलंगाना में। और ये इसको कब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था? तो 2021 में किया था। और दूसरा जो हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा है वो भी इसी ईयर को शामिल हुआ था, धोलावीरा। इसको भी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने है वो 2021 में शामिल करा था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति की सलाह कौन देता है? यानी जो राष्ट्रपति को है वो मंत्रिमंडल की नियुक्ति की सलाह कौन देता है? राष्ट्रपति सचिव, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या गृह मंत्री? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रधानमंत्री इनको सलाह देता है कि आप जो मंत्रिमंडल है उसकी नियुक्ति करें। भारत का पहला डिजिटल शहर कौन सा घोषित हुआ था? चित्रदुर्ग, तिरुपति, पुणे या मुंबई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिरुपति। और तिरुपति कहाँ पे है? ये तिरुपति आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। और आपने ये भी ध्यान देना है, अगर तिरुपति के जगह जो ऑप्शन में है वो आपको इंदौर शहर मिलेगा तो उसको आपने तिरुपति से पहले, क्योंकि ये जो है वो 25 और 26 में आ जाएगा, ये वर्तमान का है। और जो डिजिटल शहर इससे पहले है वो तिरुपति आंध्र प्रदेश का होता था, अब वर्तमान में इंदौर है। तो इसमें इंदौर नहीं था तो तिरुपति यहाँ पे राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी कौन है? यानी इसमें से 4 ऑप्शन में से किसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई थी? मछुआरों के लिए, शिक्षक के लिए, मजदूर के लिए या किसान के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा किसान। किसान के लिए आपने देखा होगा कि ये लॉकडाउन के दौरान भी किसानों के लिए 3-3 हज़ार या 2-2 हज़ार की जो राशि है वो सरकार के द्वारा दी जा रही थी। तो वो किसके लिए दी जा रही थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वो किसानों के लिए चलाई गई थी। अगला प्रश्न, वन नेशन वन पेंशन योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 2019, 2015, 2018 या 2020? तो इसका जो राइट आंसर है वो 2015 होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1 नवंबर 2015 को लागू करी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का पहला ग्रामीण डाटा सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? हरिद्वार, भोपाल, रायपुर या जयपुर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर के अंदर भारत का पहला ग्रामीण डाटा सेंटर स्थापित हुआ था। और ये जो रायपुर है वो कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। तो ये भी आपने ध्यान देना है। जो
हमारा रायपुर है वो छत्तीसगढ़ के अंदर अवस्थित है। अगला प्रश्न, मेट्रोमैन पुरस्कार प्राप्तकर्ता किसे कहा जाता है? एम.बी. कृष्णन, ई. श्रीधरन, के. एमटम या सुब्रतो राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ई. श्रीधरन यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर हमने जो पार्ट 1 है जीके का वो डिस्कस कर लिया है। अब पार्ट 2 है जिसके अंदर 16 से लेकर 30 तक साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साइंस का 16वां क्वेश्चन यहाँ पे, ध्रुवीकरण किस प्रकार की तरंग में संभव है? अनुप्रस्थ तरंगों में, दीर्घिक तरंगों में, सतही तरंगों में या सभी में? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो ध्रुवीकरण है, मान लो ये हमारे पास एक मीडियम है, तो इसमें जो ऊपर नीचे ये तरंग चलती है ये किस में संभव है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये संभव है अनुप्रस्थ तरंग में, जिसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इसमें ध्रुवीकरण तरंगे है जिसमें ये तरंगे ये ऊपर नीचे की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम किसने प्रतिपादित किया? यानी जो ओम का नियम है वो किसने दिया था? लेंस ने, जॉर्ज साइमन ओम ने, बोल्ट ने या न्यूटन ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा ओम का नियम दिया गया था। और ओम का नियम क्या था? V = IR। ये आपने ध्यान देना है, ओम का नियम क्या है? V = IR। हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है? तांबा, जस्ता, लोहा या कैल्शियम? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है जिसे आयरन कहा जाता है। कभी लोहे की जगह आयरन लिखा हुआ आता है तो ये आपने ध्यान देना है। और आयरन का जो सूत्र है वो Fe है। प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में, साइटोप्लाज्मा में या क्लोरोप्लास्ट में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखोगे तो ये क्लोरोफिल के अंदर होता है, क्लोरोफिल के अंदर होता है। और अगर क्लोरोफिल की बात करें, इसके ऊपर एक मैग्नीशियम नामक एक तत्व होता है, तो ये भी पूछा जाता है, ये आपने ध्यान देना है। कचरा जल उपचार की प्राथमिक प्रक्रिया क्या है? अवक्षेपण, कीटाणुनाशन, परिशोधन या बातन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण। अब ये अवक्षेपण क्या होता है? इसे सेडिमेंटेशन कहा जाता है। और इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ है उसे द्रव से छान कर अलग किया जाता है। कि जैसे आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ सॉलिड हो और वो पानी के बीच हो, तो जब उसे छाना जाता है तो जो ठोस चीज़ है वो अलग होती है और द्रव चीज़ अलग होती है। इस प्रोसेस को अवक्षेपण कहा जाता है, यानी सेडिमेंटेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विकिरण को कुछ मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट रोक सकती है? अल्फा किरणों को, बीटा किरणों को, गामा किरणों को या न्यूट्रॉन को? तो जो कुछ समय के लिए है विकिरण की जो किरणें हैं वो एल्यूमिनियम द्वारा रोकी जा सकती है और उन किरणों का नाम है बीटा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो आंसू के अंदर है वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे सामान्य नमक या साधारण नमक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस रक्त समूहों में ए और बी एंटीजन नहीं होते? AB, B, A या O? तो हम अगर एंटीजन की बात करें तो वो जो अनुपस्थित होंगे वो ब्लड ग्रुप O में होंगे, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसके अंदर एंटीजन नहीं पाए जाते, जो ब्लड ग्रुप हमारा O है उसके अंदर एंटीजन नहीं पाए जाते। इसके अंदर जो A और B है वो एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसके अंदर एंटीबॉडी ए और बी एंटी पाए जाएंगे, ये आपने ध्यान देना है। एंटीबॉडी इसके अंदर ओ के अंदर पाए जाते हैं और जो एंटीजन है वो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर नहीं पाए जाते। पेप्सिन नामक एंजाइम कार्य करता है, यानी जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है? तो सबसे पहले तो कभी ये पूछा जाता है कि पेप्सिन क्या है, तो ध्यान देना जो पेप्सिन है वो एक प्रकार का एंजाइम है। अब ये काम क्या करता है? जो पेप्सिन है ये हमारे पेट में प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है और ये जो अमीनो अम्ल है उसमें उसको बदल देता है
और जो भोजन की प्रकृति है वो अम्लीय बनाता है HCl के द्वारा। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है और वह पाचन के प्रोसेस में आगे जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इस पेप्सिन का कार्य क्या है, तो ये अमाशय में होता है। अमाशय मतलब पेट में क्या करता है, जो हमारे पेट में भोजन होता है उसको अम्लीय बनाता है। और हमने देखा कि पेप्सिन क्या करता है कि हमारे पेट में जाकर HCl एक अम्ल है जिसको भोजन में मिला देता है और भोजन की प्रकृति अम्लीय कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की यहाँ पे आपने चाल बतानी है। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहाँ पे है? ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 44, 46, 23 या 22? तो मनुष्य के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है, संख्या तो 46 होती है, तो संख्या पूछी गई है, संख्या 46 है। अगर जोड़ी की बात करें तो 23 ये जोड़े में पाई जाती है। तो ये ध्यान देना है, अगर जोड़े पूछे तो 23 हो गए, अगर संख्या पूछे तो 23 दूनी 46 होगा। बल का SI इकाई क्या है? यानी बल का जो SI मात्रक है वो क्या होगा? जूल, न्यूटन, बोल्ट या वॉट? तो जो बल है इसका SI मात्रक न्यूटन होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 7, 8, 6 या 9? तो ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेनक्रियाज से, यकृत से, थायराइड से या पिट्यूटरी से? तो ध्यान देना है, पेनक्रियाज को अग्नाशय बोला जाता है। ये ध्यान देना, अगर आपको पता ना हो तो पेनक्रियाज को अग्नाशय कहा जाता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा और पेनक्रियाज को अग्नाशय कहा जाता है। और यहाँ पे साइंस का 30वां क्वेश्चन, ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से कितने तरीकों से होता है? यानी जो ऊष्मा है वो हमारे तक कितने तरीकों से पहुंचती है, कितनी उसकी विधियां हैं? 2, 3, 4 या 5? तो जो ऊष्मा संचरण की है वो 3 विधियां होती है। एक को चालन कहा जाता है, दूसरा है संवहन, और जो तीसरी विधि है उसको क्या कहा जाता है? विकिरण। विकिरण। तो जो ऊष्मा संचरण की है वो कितनी विधियां हैं? 3 विधियां, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं जो 31 से 35 तक चलेंगे। अब रीजनिंग के लिए आपने एक नोटबुक और पेन साथ रखना है, इसको यहाँ पे साथ के साथ हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला क्या है? 2, 6, 12, 20, 30, 42 और 56, और पूछा गया कि आगे कौन सा नंबर आने वाला है। तो इसके बीच हम डिफरेंस देखेंगे कि 2 से 6 के बीच कितने का डिफरेंस है। हमने देखा कि 4 ऐड हो रहे, यहाँ पे जो ऐड है वो 4 हो रही है। 6 से 12 के बीच देखा तो यहाँ पे जो 6 है वो जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 8 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 10 जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कितने जुड़ेंगे? 12, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16। तो अंतिम में 56 था, 56 में 16 हम ऐड कर देंगे। 6 और 6 12, हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, तो कितना आया? 72, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे भी हमारी सीरीज दी गई है। क्वेश्चन क्या है? BF, CH, फिर उसके बाद ब्लैंक जो प्लेस है वो बताना है, फिर है HO और उसके बाद L और T है। तो जो B है 2 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, फिर H यहाँ पे 8 नंबर पे, O 15 पे, L 12 पे और T यहाँ पे 20 पे आने वाला है। फिर हमने देखा कि जो 2 से 3 है वो +1 करके हुआ। फिर हमने उसके बाद देखेंगे कि जो यहाँ पे 3 से ये वाला है क्या आने वाला है, और फिर यहाँ से आगे पहले इसका गैप देखेंगे कि 8 और 12 के बीच
4 का गैप है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि पहले +1 हुआ है, फिर प्लस यहाँ पे 2 हुए होंगे, तो 3 और 2 5, 5 पे क्या आता है ई। फिर जब यहाँ पे 5 आया तो 5 में हमने +3 करे, 5 और 3 8, फिर यहाँ पे कितना हुआ 4 हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ और यहाँ के बीच का गैप है वो कितना है +2 का है, यानी 6 और 2 कितने हुए 8। फिर हम अब यहाँ पे पता नहीं कर सकते, तो यहाँ देखेंगे हम कि जो 15 से 20 है वो +5 करके बने, यानी यहाँ पे +2 हुए हैं, तो हम यहाँ +3 करने की कोशिश करेंगे। तो 8 और 3 कितने हुए 11, 11 पे क्या आता है के आता है। फिर 11 तो बन गए, अब हमने +3 किए तो 11 यहाँ पे आया, 11 में +4 करेंगे, 11 और 4 कितना होगा 15, 15 और 5 20। तो हमारे पास जो यहाँ पे ब्लैंक प्लेस था उसमें क्या आया ई और के, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म चुने। जो इसमें विषम है उसका चयन करना है, विधायक, वकील, मेयर या राज्यपाल। तो 4 ऑप्शन में से ऑड बताना है, ऑड हमने बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑड रहने वाला है। तो हमने देखा यहाँ पे जो विधायक है, मेयर है और राज्यपाल है, ये राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो किसी के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन जो वकील है वो एक व्यवसाय और एक पद है, जो हमें एक एजुकेशन, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वकील है वो एक डिग्री है। तो हम यहाँ पे इसको अलग कर देंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गरिमा का कोड दिया है 72 54 32 और टीना का कोड दिया है 64 82, तो सांकेतिक भाषा में यहाँ पे कौन सा कोड बताना है MARTINA, ये बताना है। जब आपके पास ये कोड दिए जाए तो आपने देखना है कि सबसे पहले जो कोड है ये सामने वाले, जैसे यहाँ पे जी है, जी का कोड 7 है, ए का कोड 2 है, फिर आर का कोड 5 आ जाएगा, आई का कोड 4 आ जाएगा, एम का कोड 3 आ जाएगा और ए का कोड 2 आ जाएगा। बस इसी प्रकार से ये दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, तो वापस आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे m दिया गया है, तो m हमने देखा कि m यहाँ पे सेकंड लास्ट में और सेकंड लास्ट में यहाँ पे 3 है, तो m का कोड कितना आया 3। फिर a देखा, a यहाँ पे सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे यहाँ पे 2 है, तो जो m का कोड है वो 3 था और जो a का कोड है वो कितना है 2 है। उसके बाद r का कोड कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर टी का कोड देखेंगे, टी कहाँ है पहले नंबर पे, टी का कोड क्या है 6 है। तो पूरा नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे 32 56 आया है, तो 32 56 कितने ऑप्शन में है, तो 32 56 ए और सी यहाँ पे दोनों पे है। उसके बाद आई देखा कि आई कहाँ पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे क्या है 4। तो अब यहाँ पे 32 56 4 आया, 32 56 4 ये तो दोनों में। फिर हमने देखा कि एन का कोड तीसरे पे 8, और ए का भी अब देख ही लेते हैं, ये कितना है 2। तो 32 56 482, 32 56 482 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्यू एम और एन की माता है, एन का विवाह ओ से हुआ है, क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो देख लेते हैं। एम जो क्यू है वो माता है, और माता किसकी है एम की और एन की, यानी दोनों की माता है। तो हमने यहाँ पे जो फीमेल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब हमें एम और एन के पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है। अब पता चला कि एन का जो विवाह है वो ओ से हुआ है, तो एन का विवाह ओ से हुआ है, ये ओ हमारे पास क्या है यहाँ पे एम जो एन और ओ है वो शादीशुदा जोड़ा है, कपल है, तो बॉक्स के अंदर रख दिया। अब क्या पूछा कि क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे पूछा ओ से किस प्रकार संबंधित है, यानी ओ से किस प्रकार संबंधित है कौन क्यू। हमने देखा ये शादीशुदा जोड़ा है, ये आपस में पति पत्नी है, और ये आपस में भाई भाई भी बोल सकते हैं और भाई बहन भी बोल सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि ओ का संबंध क्यू के साथ क्या है, तो क्यू जो ओ की है वो सास लगती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे 36 से लेकर 50 तक मैथ के क्वेश्चन हैं। अब फिर से यहाँ पे जो पार्ट 4 है मैथ अंतिम पार्ट, इसको डिस्कस कर लेते हैं।
एक संख्या का 1/4 भाग 20 है, तो वह संख्या क्या है? हमने देखा कि एक संख्या है, हमने एक संख्या a मान ली। a का जो 1/4 भाग है वो कितना है? 20 है। तो इस a की वैल्यू निकालनी है। तो हम देख लेंगे कि ये कितना आया। a बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो ये 4 है ये यहाँ पे 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 गुणा 20। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 चौका 80। तो a की वैल्यू जो वो संख्या है वो कितनी है? 80 है। 80 ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा। यदि 2x प्लस 3 बराबर है 7, तो इस x की वैल्यू आपने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा 2x राइट हैंड साइड रहेगा और जो 7 के पास है वो प्लस का 3 चला जाएगा, जो किसका रहेगा? माइनस का। आपने ध्यान देना है बराबर से जब भी परे कोई पॉजिटिव चीज आएगी वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर नेगेटिव की है तो इक्वल टू से परे जाएगी तो वो पॉजिटिव बन जाती है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 में से 3 गए तो 4 ये वापस बचता है। हम यहाँ से सामने आमने सामने कटता है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 2। तो 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न, एक आयताकार खेत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो हमारे पास आयत है ये क्या होता है? जिसकी एक जो आयत है, आयत क्या होता है? जिसकी जो आमने सामने की भुजा है वो बराबर होती है। अब आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लंबाई की वैल्यू डाल देंगे। लंबाई कितनी है? 15, और जो चौड़ाई है वो है 10। अब 15 गुना 10 करेंगे तो 15 था 150। अब 150 देखना है कि किस ऑप्शन में दिया गया है। अब ये आपने ध्यान देना है कि जो यूनिट है वो मीटर में दी गई है। तो जब आपका क्षेत्रफल है तो उसका सही मात्रक वर्ग मीटर होता है। तो जो ऑप्शन है वो क्या है? 150 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए। एक दुकानदार ने एक वस्तु 120 रुपए की खरीदी और उसे 150 में बेची, तो उसको कितना लाभ हुआ? अब एक दुकानदार है, 120 में कोई वस्तु उसने खरीदी, तो खरीदने का मतलब है क्रय मूल्य, और उसने 150 रुपए की उस वस्तु को बेच दिया, तो बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य। अब लाभ क्या होता है? इन दोनों का अंतर। तो 150 में से 120 माइनस कर दो, जो बचता है वो है 30। तो 30 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसे कितना समय लगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे समय का फॉर्मूला लगाएंगे। समय क्या होता है? समय है दूरी बटे चाल। समय होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी है 180 किलोमीटर, और जो चाल है वो कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो 0 से 0 कट जाएगी, 6 एकम 6 और 6 तिये 18। किलोमीटर से किलोमीटर कटा, तो जो आंसर है वो आया 3 आवर। 3 आवर देखना है किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, 15 और 25 का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड यानी HCF क्या है? तो यहाँ पे 15 और 25 का HCF पूछा गया है। तो HCF के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर पहले ही आप ऐसी संख्या रख देते हैं जिससे ये जो दोनों संख्या है वो विभाजित हो जाती है। बस HCF और LCM में एक ही फर्क है। HCF में क्या करोगे? HCF में पहले ही यहाँ पर ऐसी संख्या रखोगे जिससे दोनों संख्याएं या जितनी भी संख्याएं हो वो कट जाए। और LCM में क्या करते हैं? LCM में यहाँ पे सबसे छोटा नंबर रखते हैं। अगर उससे संख्याएं कटती है, जो संख्याएं कटती है उसको काट देते हैं, जो नहीं कटती उसको नीचे उतारते हैं। लेकिन हमारे पास HCF पूछा गया है तो हम यहाँ पे पहले ही वो डिजिट रखेंगे जिससे ये दोनों संख्या कट जाएगी। तो हमने देखा 2 से नहीं कटती, 3 से क्या होता है? 15 कट जाता है, लेकिन 25 नहीं कटता। इसके बाद 4 से दोनों संख्याएं नहीं कटती, हमने यहाँ पे 5 रखा, 5 से ही दोनों संख्याएं कट जाती है, 5 तिये 15 और 5 5 25। इसके बाद ये प्राइम नंबर है जो किसी से भी नहीं कटते, इसलिए जो इसका HCF है वो कितना आया? 5, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 42, एक दुकानदार ने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी और
20% लाभ पर बेची तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हम विक्रय मूल्य की बात करें तो जो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस यहाँ पे लाभ हो रहा है तो क्या आएगा, लाभ प्रतिशत और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो जो विक्रय मूल्य है यानी एसपी है, सेलिंग प्राइस, जो कितना आ जाएगा, खरीदी कितने की, 100 की खरीदी, लाभ कितने का हुआ, 20 का, तो 100 प्लस 20 यानी 120 और बटे में क्या आ जाएगा, फॉर्मूले का 100, 100 से 100 कट जाएगा तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 120। 120 ऑप्शन बी में दिया गया है। यदि 3 मजदूर 12 दिन में एक काम पूरा करते हैं तो 6 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे M1 और D1 बराबर है M2 और D2। ये मैंने सूत्र किसका लगाया, MDH का। आपने जरूर MDH पढ़ा होगा। M से क्या हुआ, M1 यानी मजदूर, M1 की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 3, यानी मजदूर एक बार दिए है तो हमने M1 लिखा, दिन यहाँ पे एक बार है तो हमने इसको D1 लिखा। किसी कार्य को पूरा करते हैं तो 6 मजदूर, तो M2 की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। तो पहले यहाँ पे M1 की वैल्यू डाल दी, फिर D1 की वैल्यू डाल दी। अब M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू है 6 और D2 की वैल्यू हमने निकालनी है। आमने सामने कटता है, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इंटू हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर है D2। तो D2 की वैल्यू कितनी आई, D2 की वैल्यू आई 6, जो ऑप्शन नंबर बी में है। एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें वर्ग की तो वो होता है a इंटू ए, जिसको आप a का स्क्वायर भी बोलते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, 8 गुणा 8, तो 8 गुणा 8 8 8 64 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था, तो ध्यान देना जो क्षेत्रफल है वो हमेशा किस में आते हैं, स्क्वायर में आते हैं। तो यहाँ पे 8 8 कितना आया, 64, तो 64 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किसी संख्या का 4 गुना 48 है तो वह संख्या क्या है। अब बोला किसी संख्या का, हमने बोला a का कितने गुना, 4 गुना कितना है, 48 है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो हमने बोला किसी संख्या, तो कोई संख्या क्या है, a है, a का कितने गुना, 4 गुना कितना है, 48 है, तो हमने a की वैल्यू निकालनी है। आमने सामने करता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो वह संख्या क्या आई, 12। अब 12 का अगर 4 गुना करोगे तो 12 चौके कितना आएगा, 48 आ जाएगा। एक त्रिभुज के दो कोण 40 डिग्री और 60 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। आपने ध्यान देना, जो त्रिभुज है इसके तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री आता है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो इसमें से 3 कोण में से है वो 2 कोण 40 और 60 है, तो 40 और 60 कितना हुआ, 100 हुआ। तो इसको 100 को 180 से माइनस कर देंगे तो वापस कितना बचा, 80 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45, यदि 1000 रुपए का 5% साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा है और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, यानी साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है वो कितना दिया है, 1000 रुपए, और जो यहाँ पे दर है वो कितनी है, 5%, और जो समय है वो है 2 वर्ष, और बटे में जो फॉर्मूले का वो 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ऊपर आप देखोगे कि बचा कितना हमारे पास, तो 5 दूनी 10 और गुणा 10, तो 10 गुणा 10 कितना होता है, 100, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 3/4 प्लस 1/2, इसका आपने मान निकालना है कि ये किसके बराबर होगा। तो आपने 3/4 प्लस 1/2 का योग बताना है। योग कैसे आएगा, जो 4 और 2 है इसका एलसीएम कितना आया, 4, और 4 से हम 4 को भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 इसके साथ यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 प्लस
2 से 4 को भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 को हम इसके साथ यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2। ऊपर कितना बना 3 और 2 5 और नीचे कितना आया 4। तो इसका आंसर कितना आया 5/4 ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। अब 3 का जो विभाजिता का नियम है वो क्या है कि जो इसके संख्या का योग है वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो ऑप्शन ए को पहले देख लेते हैं। 2 और 2 4 और 1 5। तो जो इसका योग है वो 5 आ रहा है तो ये हमारा जो आंसर है वो नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे नीचे देखेंगे 123 को 3 और 2 5 5 और 1 6 यानी इसका जो योग है वो कितना बन रहा है 6 यानी हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको कंप्लीट देख लेते हैं। फिर ऑप्शन सी क्या है 4 और 2 6 6 और 1 7 और इसका 3 यहाँ पे 5 और 2 7 और 1 8 इसका योग कितना आ रहा है 8। तो 3 से कौन सी संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। तो 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। यदि 4y + 8 बराबर है 24 तो y का मान होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4y + 8 बराबर है 24 और इस जो y है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो 4y को हम बराबर से अरे रखेंगे और बराबर से परे हमारे पास 24 दिया गया है। अब जो ये प्लस का 8 है परे जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और 4y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 में से 8 गए तो 16 वापस रहता है। तो 4 से 4 कटा 4 चौके 16। y की वैल्यू कितनी आई 4। तो y की वैल्यू 4 ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। तो यहाँ पे हमारा जो मॉक टेस्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा और हमारा जो आज का ये मॉक टेस्ट है वो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।